क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रियम्बल पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कल हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में संविधान लिखे जाने के विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, इंगित किया है, बताया है। और हमने ये भी बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें तीन चीज़ों को बताती है। पहला क्या बताता है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। हमने आपको बताया था भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान लिखे जाने की विभिन्न उद्देश्यों को, लक्ष्यों को बताता है। क्या क्या उद्देश्य हैं, कल हमने एक एक चीज पे, एक एक टॉपिक पे आपसे चर्चा किया था, एक एक लक्ष्यों पे चर्चा किया था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियों को लिखा, जो 12 अनुसूचियां वर्तमान में हो गई हैं, तो वो किस उद्देश्य से लिखा, ये सारी बातें प्रस्तावना में बताई गई हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का क्या उद्देश्य था, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को स्थापित किया जा सके, सॉवरेंटी को एस्टेब्लिश किया जा सके, फिर भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना किया जा सके, पंथनिरपेक्षता की स्थापना किया जा सके, भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना किया जा सके, भारत के नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया जाए। कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। फिर मैंने क्या बताया था आपको, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की समता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। और कैसी बंधुता की भावना बढ़ाने की बात का लक्ष्य हमारे संविधान निर्माताओं ने इंगित किया था, ऐसी बंधुत्व की भावना जो किसी भी व्यक्ति के गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर प्रहार न करता हो। ये सारे लक्ष्य प्रस्तावना में ही इंगित किए गए हैं और इन्हीं सब लक्ष्यों से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, भारतीय संविधान को लिखा। फिर मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है कि सर्वप्रथम संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 15, कहीं कहीं 16 लिखा गया रहता है। 16 अनुच्छेद लागू हुए थे और वो किससे संबंधित थे, नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित थे। तो प्रेम्बल मैंने आपको क्या बताया था, एक बार एक दो लोग नए हैं, कुछ लोग नए हैं इसलिए सुन लीजिए। प्रेम्बल हमने आपको बताया था प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने के लिए, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर आज इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। कल मैंने बताया था सब लोग प्रियम्बल रट के आइएगा। कितने लोग रट के आए हैं? आधा रटा है अभी, रट जाइए। प्रस्तावना बिल्कुल कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी, कोई भी पीसीएस सिविल हो, पीसीएस हो, इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर कोई सब्सटेंटिव लॉ का टीचर बैठा है तो वो जरूर पूछ देगा कि प्रियम्बल बताइए, वो जान के पूछेगा, क्योंकि बहुत लोग को प्रियम्बल याद नहीं होता है। इसलिए प्रियम्बल अभी आप प्राइमरी स्टेज में है, इसको बिल्कुल से रट जाइए। जब तक प्रस्तावना जानेंगे नहीं, प्रस्तावना के जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं, उनको आप समझेंगे नहीं, तब तक आगे आपको संविधान समझ में भी नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का पहला क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को स्थापित किया जा सके, सॉवरेंटी को एस्टेब्लिश किया जा सके। हमने क्या बताया था आपको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से तात्पर्य होता है कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तथा अब हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले हम क्या थे, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे निर्णय अपने निर्णय नहीं होते थे, हमारा जो वैदेशिक कूटनीतिक नीतियां बनती थी वो हमारी नहीं होती थी, वो किसकी होती थी, अंग्रेजों की होती थी।
फिर मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा क्या उद्देश्य था हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का, भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना किया जा सके। हमने आपको बताया था कि जब प्री में पूछे कि समाजवाद से क्या तात्पर्य है तो आपको किस ऑप्शन पर निशान लगाना है, देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके। क्यों देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके को समाजवाद से जोड़ा गया है, इसका अर्थान्वयन किया जाता है इससे, क्योंकि जब देश की संपत्ति पर चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित होगा तो उससे विभिन्न सरकारी विभागों एवं योजनाओं के द्वारा जो सुविधाएं जो अवसर जनता को मिलनी चाहिए, समाज के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, और उससे समाज के गरीब शोषित एवं वंचित वर्ग के लोग भी अपना विकास करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जब समाज की मुख्य धारा से ये समाज के गरीब शोषित एवं वंचित वर्ग के लोग जुड़ेंगे तो भारत से क्या होगा, अमीरी और गरीबी की बीच की खाई समाप्त होगी, और जब भारत से अमीरी और गरीबी की बीच की खाई समाप्त होगी तो भारत में क्या होगा, समाजवाद का उदय होगा। समाजवाद से क्या तात्पर्य होता है, समाजवाद से तात्पर्य होता है कि सब लोग एक समान जीवन यापन कर सके, ठीक है, सब लोग एक समान जीवन यापन कर सके, अर्थात भारत से जो ये क्लास स्टैंडर्ड है, क्लास क्लासिफिकेशन है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये समाप्त हो जाए, सब लोग एक समान जीवन यापन कर सके। तो कब कर पाएंगे, जब अमीरी और गरीबी की बीच की खाई समाप्त होगी। और कब समाप्त होगी, जब हर चीज पे देश की भौतिक संपत्ति पर क्या होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार ने कैसे नियंत्रण स्थापित किया है, आज के डेट में देखिए मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने अगर आप 1 लाख रुपए लेके बैंक में जाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। कब तक आप पैसा छुपा के बैंक में जमा करेंगे, घर में रखेंगे, फर्श के नीचे अलमारी में। मोदी जी क्या करेंगे, नोटबंदी लागू कर देंगे। तो भ्रष्टाचार पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की, लोक सेवकों की नियुक्ति क्यों होती है, लोक सेवकों की नियुक्ति होती है लोग जनता की सेवा करने के लिए। लोग मतलब क्या हो गया, जनता हो गया, जनता की सेवा करने के लिए। और जब ये लोग अधिकारी बनते हैं, सरकारी विभागों में काम करते हैं, विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। समाज के गरीब शोषित वंचित वर्गों के लोगों के पास जो पैसा, जो सुविधाएं, जो अवसर पहुंचना चाहिए उसका क्या करते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है, आयकर लगा रही है, जीएसटी लगा रही है, हर चीज पे क्या है, किसी न किसी तरीके से क्या है, सरकार नियंत्रण स्थापित कर रही है। काला धन वापस ले आओ योजना सरकार चला रही है। क्यों चला रही है, ताकि देश की भौतिक संपत्ति पर चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण स्थापित हो। और जब नियंत्रण स्थापित होगा तो क्या होगा, जो पैसा गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों के पास पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा, उस पैसे से वो लोग भी अपना विकास करेंगे, वो लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और भारत से अमीरी और गरीबी की बीच की खाई क्या होगी, समाप्त होगी, और भारत में क्या होगा, समाजवाद का उदय होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का एक उद्देश्य क्या था, भारत में पंथ निरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सके। पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, आपके प्री में पूछेगा कि पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो आप किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, हमारा भारत का कोई राज धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई राज धर्म नहीं है, अर्थात भारत में सभी धर्मों की क्या है, सभी धर्मों की मान्यता है। हमने आपको बताया था कि इसी पंथ निरपेक्षता को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में क्या किया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार जोड़ दिया। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। नहीं, अलग है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया नैतिकता से निरपेक्ष होना, अर्थात अगर हमारी किसी धर्म में मान्यता नहीं है तो हम क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हमारी सभी धर्मों में क्या है, अगर मान्यता है, हम सभी धर्मों के जो भी
शिक्षा परक बातें हैं उसको क्या करते हैं, आत्मसात करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता क्या उद्देश्य था, हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का उद्देश्य था भारत में पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सके। प्री में क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या लगाना है, हमारे देश का कोई राज्य धर्म नहीं है। राज्य धर्म कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान निर्माताओं ने जोड़ा पंथ निरपेक्षता को प्राप्त करने के लिए, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है, हमने आपको कल बताया था, आर्टिकल 25 कहता है लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, यहां व्यक्ति शब्द आया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति का मतलब होता है नागरिक और अनागरिक दोनों, इट मीन्स भारतीय और विदेशी दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार प्राप्त है। ओके, पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार किसको प्राप्त है, आपके प्री का क्वेश्चन है, किस पे निशान लगाना है आपको, दोनों को प्राप्त है। तो लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने, एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये चीज मैंने कल भी बताया था, लेकिन चूंकि आज कुछ नए लोग हैं इसलिए हम इसको एलेबोरेट कर दे रहे हैं। क्या कह रहा है, लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट्स है, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ये आपकी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, यहां से प्री का आपका क्वेश्चन बनेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार पे निम्नलिखित में से किस आधार पे रोक एवं निर्बंधन लगाया जाता है, किन आधारों पे, इन तीन आधारों पे, लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य। ठीक है, इसको बिल्कुल रट जाइए, यहां से बार बार क्वेश्चन बनता है। तो लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार किसको प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आप किसी भी धर्म को कब मानेंगे, जब उस धर्म में, उस धर्म के सिद्धांतों में आपका क्या होगा, विश्वास होगा, तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अर्थात हम और आप कभी भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपनी इच्छा से हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, अंतःकरण से स्वीकार करने का मतलब कि आत्मा से स्वीकार करने। आप किसी भी धर्म को आत्मा से कब स्वीकार करेंगे, जब उसके सिद्धांतों में आपका क्या होगा, पूर्ण रूप से आस्था होगा। तो किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने।
आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के आचरण कर्म कांड को करने का आपको क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, ये आपका मूलाधिकार प्राप्त है। अगर आपकी हिंदू धर्म में आस्था है तो आप हिंदू धर्म से संबंधित पूजा पाठ, कथा, हवन, प्रवचन, भागवत, जितने भी कर्म कांड होते हैं, चाहे हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी संप्रदाय हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी उप संप्रदाय हो, जिसमें जो भी कर्म कांड है आप उसको करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई व्यक्ति आपके इस फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनता है, कहीं पर इस तरीके का आप आयोजन करते हैं, कोई व्यक्ति उस पर रोक लगाता है, तो आप अपने इस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कहां पे, हाई कोर्ट में, ठीक है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं, ठीक है, रिट दाखिल कर सकते हैं। क्या दाखिल कर सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। रिट क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, अभी क्या पढ़ा रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार। तो कोई व्यक्ति अगर आपके धार्मिक स्वतंत्रता का कुठाराघात करता है, आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करता है, तो आपके पास उपचार क्या है, आपको अधिकार तो मिल गया लेकिन उपचार क्या है, आप उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 226 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय में 32 के अंतर्गत याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने। इट मीन्स कि हिंदू हैं तो हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी आचरण, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी आचरण है, रोजा, नमाज, जकात, क्रिश्चियन है, ईसाई हैं तो आप चर्च में जा सकते हैं, या क्रिश्चियन धर्म में जो भी उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं उसको आपको करने का क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। अगर आप सिख हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। आपका जिस धर्म में आस्था है, आपकी जिस भी धर्म को स्वीकार करते हैं उसको प्रचार करने का भी आपको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, कोई इसे रोक नहीं सकता है, लेकिन ये पूर्ण अधिकार नहीं है। अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं जिससे लोक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है, आप अब सुंदरकांड करवा रहे हैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में, और क्या करते हैं कि भोपू लगवा दिए हैं और रात में भी उसको चला रहे हैं, और मोहल्ले वाले को क्या हो रहा है, बाधा पहुंच रही है, तो पुलिस वाले आपकी स्वतंत्रता को छीन लेगा, कहेगा भोपू आप क्या कीजिए, बंद कीजिए। तो लोक व्यवस्था के आधार पे, सदाचार के आधार पे आप धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में अनैतिकतापूर्ण, अश्लीलतापूर्ण कार्य करते हैं, सदाचार के विपरीत कोई कार्य करते हैं, आप राम रहीम आसाराम बापू जैसे क्या करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने का गलत मार्ग बताते हैं, तो प्रशासन, पुलिस वाले क्या करेगी, आपकी स्वतंत्रता को आपसे छीन लेगी। फिर एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में बहुत सारे बाबा जी लोग क्या करते हैं, निर्जला व्रत रह जाओ या इस तरीके का कुछ आचरण कराते हैं, जिससे कि लोगों के, जैसे जैन धर्म में आप लोगों ने 2-3 साल पहले सुना होगा कि जैन धर्म के अंतर्गत दिल्ली के एक ही परिवार ने क्या किया था, 12-13 लोगों ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुसाइड कर लिया था। तो अपने जैन धर्म के जो उनके बाबा जी थे उनसे प्रभावित होकर उन लोगों ने ऐसा मार्ग अपनाया था। तो इस तरीके का कार्य अगर धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में किया जा रहा है तो पुलिस वाले, प्रशासन वाले क्या कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता को आपसे छीन सकते हैं। ओके, तो पंथ निरपेक्षता को ही प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, भारतीय संविधान में क्या जोड़ दिया, अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार जोड़ दिया। फिर हमारे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था, इस पंथ निरपेक्षता को, एक प्रकरण था एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ का प्रकरण। जब आप सिविल देंगे तो पूछेगा उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकरण में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा माना है, सेक्युलरिज्म को, कौन सा प्रकरण है, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ के प्रकरण में
उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, ये भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन करके समाप्त कभी भी नहीं कर सकता है। अब आधारभूत ढांचा क्या होता है? ये मकान है, तो इसका आधार क्या है? नींव है। अगर इसके नींव को आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? पूरा मकान गिर जाएगा। इसी तरीके से भारतीय संविधान के कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किए गए हैं, जैसे संघात्मकता हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब चीजें क्या है? भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम पंथ निरपेक्षता के बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ से प्री में आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकरण में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है? किस प्रकरण में? एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के प्रकरण में। फिर मैंने आपको क्या कल बताया था, हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का अन्य उद्देश्य क्या है? भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो सके। लोकतंत्रात्मक इट मींस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना हो सके। यहां से भी देखिए दो क्वेश्चन आते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कल मैंने आपसे चर्चा किया था, अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। हमारा शासन जनता के लिए ही चल रहा है, जनता के द्वारा ही चल रहा है। हमने आपको कल बताया था उच्च स्तर पे देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? एक निकाय कराता है। उस निकाय में कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें संघ राज क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी और अब जम्मू कश्मीर के क्या होंगे? जम्मू कश्मीर भी अब क्या हो गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो मतदान कौन करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गूढ़ सलाका पद्धति के द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम कोई कार्य प्रत्यक्ष रूप से करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करें, हम कोई कार्य स्वयं करें या हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि करे, बात एक ही है। तो उच्च स्तर पे देखिए राष्ट्रपति को हम ही चुन रहे हैं, जनता के लिए ही चुन रहे हैं। और वही राष्ट्रपति यदि क्या करता है? संविधान का अतिक्रमण करता है तो क्या किया जाता है? संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लगा के, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चला के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसको हटा दिया जाता है। तो संसद हटाता है तो संसद में कौन बैठा है? हम ही आप तो बैठे हैं ना, हमारे आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठे हैं। तो जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा हो गया। हमारे लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, हम ही उनको निर्वाचित करते हैं। और यदि वह संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो हम ही उनको क्या करते हैं? अर्थात हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको हटा देते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया चला के। और एक क्वेश्चन पूछता है कि गणराज्य से क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। और गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। अगर एक लाइन में प्री में क्वेश्चन पूछे कि गणराज्य से क्या तात्पर्य है, तो आपको किस ऑप्शन पे निशान लगाना है कि अब हमारे यहां वंशानुगत शासन नहीं है। पहले हमारे यहाँ क्या था? राजा मर जाता था, राजा का लड़का चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो वही राजा बनता था। मुगल काल में देख लीजिए आप, पीछे में मोहम्मद शाह रंगीला जैसे शासक भी क्या हुए हैं? राजा हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उच्च स्तर पे अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान के विरुद्ध जाके कोई कार्य करते हैं, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चला के संसद के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है? जांच करा के हटा दिया जाता है। और निम्न स्तर पे आप देख लीजिए ग्राम का प्रधान है, उसको हम ही आप वयस्क मताधिकार के आधार पे
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा मतदान करके चुनते हैं। और वही प्रधान यदि क्या करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो पंचायत सदस्य उसके विरुद्ध क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उनको हटा देते हैं। तो जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, और रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि अब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। अब हम अपना नेता चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं और उसको हटाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हम हटा भी सकते हैं। अगर राजा अयोग्य है, हमारा नेता अयोग्य है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में पूछेगा कि रिपब्लिक से क्या मतलब है, तो आपको किस ऑप्शन पर निशान लगाना है। अब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को विभिन्न उद्देश्यों से लिखा, जिनमें हमने आपको बताया कि हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था भारत में सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की जा सके। इसके बाद हमने आपको कल बताया था कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था, भारत की जनता को कितने प्रकार का न्याय प्राप्त हो सके। भारत की जनता को 3 प्रकार का न्याय प्राप्त हो सके। कौन कौन से प्रकार का न्याय, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। हमने आपको कल भी बताया था कि ये भी पूछता है, प्री का आपका क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का कितने प्रकार का न्याय प्राप्त करने का लक्ष्य था, 3 प्रकार का न्याय प्राप्त करने का लक्ष्य था। कौन बताएगा सामाजिक न्याय क्या होता है, कल मैंने बताया था। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा, कल मैंने बताया था आपको। कहां से कहां तक, 18 तक हो गया। और बताया था हमने शोषण के विरुद्ध मूलाधिकार अनुच्छेद 23-24 हो गया। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो सोशल, सामाजिक रूप से अन्याय को रोकने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में जोड़ा। तो हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था कि भारत की जनता को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि समाज में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। और इसी सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोशल जस्टिस को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल, नए लोग देख लें, आर्टिकल 14 to 18 जोड़ दिया, राइट टू इक्वलिटी जोड़ दिया, समानता का मूलाधिकार, समानता का मूलाधिकार। कल हमने आपको बताया था आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित। ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग एक बार पढ़कर कंपटीशन की तैयारी करने में लगे होंगे। उस लेवल से आपको हम बता रहे हैं, हालांकि हम बहुत चीजें प्राइमरी भी आपको बता रहे हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कौन करेगा,
राज्य करेगा किसी भी व्यक्ति को। व्यक्ति का मतलब अभी हमने बताया कि व्यक्ति के अंतर्गत भारतीय नागरिक भी आ जाते हैं, अनागरिक अर्थात विदेशी व्यक्ति भी आ जाते हैं, और कृत्रिम व्यक्ति भी आ जाते हैं। कृत्रिम व्यक्ति किसको कहते हैं? जो संस्थाएं हैं, जो निर्जीव संस्थाएं हैं, जहां पर हमारे आप जैसे मानव कार्य करते हैं, उनको लीगल पर्सनालिटी क्या प्रदान कर दी जाती है? लीगल पर्सनालिटी प्रदान कर दी जाती है, विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है? उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है बताइए? कल मैंने बताया था विधिक व्यक्तित्व कुछ निर्जीव संस्थाओं को क्यों प्रदान कर दी जाती है? कृत्रिम व्यक्तित्व आर्टिफिशियल पर्सनालिटी क्यों प्रदान कर दी जाती है? इसलिए प्रदान कर दी जाती है ताकि वो भी अपने नाम से न्यायालयों में वाद ले आ सकें, या उनके विरुद्ध भी उनके नाम से कोई न्यायालय में वाद ले आ सके। मान लीजिए ये कोचिंग है, इस कोचिंग में कुछ अनियमितता हुई और इस कोचिंग के विरुद्ध आपको सिविल सूट दाखिल करना है, तो आप किस नाम से दाखिल करेंगे? टोटल प्रिपरेशन वर्सेस आपका अपना नाम, जो भी आपका नाम हो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई घोटाला होता है, उसके विरुद्ध आपको सूट दाखिल करना है, तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें करना है, तो पवन पांडे वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मात्र एक उद्देश्य से ही कुछ निर्जीव संस्थाओं को क्या किया जाता है? कृत्रिम व्यक्तित्व, विधिक व्यक्तित्व, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी प्रदान कर दी जाती है। क्यों प्रदान किया जाता है? ताकि वो भी अपने नाम से न्यायालयों में वाद ले आ सके। तो आर्टिकल 14 का फंडामेंटल राइट्स हमें भी प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अगर भारत में विदेशी आते हैं तो उनके साथ भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, उनके साथ भी उनको भी समता का मूलाधिकार क्या है? प्राप्त है, और कृत्रिम संस्थाओं को भी प्राप्त है। अब कृत्रिम संस्थाओं को कैसे प्राप्त होगा? मान लो ये कोचिंग है, एनजीओ के अंदर तक चल रहा है, तो इस कोचिंग को अगर सरकार एनजीओ को क्या करती है? फंड देती है। तो अगर फंड दे रही है तो जैसे अन्य संस्थाओं को देगी वैसे क्या करेगी? इसको भी देगी, देने में भेदभाव नहीं करेगी। तो इस तरीके से आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट्स है वो कृत्रिम संस्थाओं को भी प्राप्त है। अब अस्पताल क्या है? सरकारी अस्पताल क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। अब सरकार हॉस्पिटल को क्या करती है? फंड आवंटित करती है। शिक्षा विभाग क्या है? कोई भी विभाग है उसमें सरकार क्या करती है? फंड रिलीज करती है, तभी तो होता है, कोई काम संचालित होता है। तो फंड रिलीज करने में सरकार क्या करेगा? भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। एक हॉस्पिटल को दे दिया, एक स्कूल को दे दिया, और उसी लेवल के उसी धरातल पे विद्यमान दूसरे स्कूल को फंड रिलीज नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकता। अगर सरकार ऐसा करेगा तो कृत्रिम संस्थाओं के साथ क्या करेगा? उसके अनुच्छेद 14 में प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स का क्या करेगा? एक्सप्लॉयटेशन करेगा। और वो संस्था क्या करेगी? अपने इस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां चली जाएगी? उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत जाके रिट दाखिल कर देगी, उच्चतम न्यायालय में 32 के अंतर्गत जाके रिट दाखिल कर देगी। ओके, तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता क्या है? विधि के समक्ष समता, ये जो शब्द है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि का शासन का क्या है? पर्याय है, पर्यायवाची है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि का शासन दोनों एक ही चीज है। और विधि का शासन किसने प्रतिपादित किया था? कौन बहादुर बच्चा बताएगा? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कौन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है? जरा हाथ उठाए तो। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं? बताइए रूल ऑफ लॉ किसने प्रतिपादित किया है? आप भी पढ़े हैं? बहुत बेसिक चीज है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन किसने प्रतिपादित किया है? डायसी ने प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? डायसी। डायसी कहां के थे? ब्रिटेन के थे। ये आपके प्री का क्वेश्चन है, सब पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ किसने प्रतिपादित किया है? डायसी ने प्रतिपादित किया है। डायसी कहां के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के राजनीतिक दार्शनिक डायसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोनों क्या है? एक दूसरे का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। और विधि के शासन से क्या तात्पर्य है? रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? अब ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट।
कंसंट्रेशन बना के सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आपका आरओ का एग्जाम हो, चाहे सिविल का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, अब पहले की तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं। इसलिए चीजों को ध्यान से आप सुनिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि विधि के शासन से क्या तात्पर्य है। विधि के शासन से यह तात्पर्य होता है कि विधि सर्वोपरि है। विधि के शासन का तात्पर्य है कि विधि सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर क्या है, विधि है। विधि से बड़ा कोई नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब अमीर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी हो, सब लोग क्या हैं, विधि के नीचे हैं, ठीक है। विधि सर्वोपरि है। और दूसरा है सभी व्यक्तियों को विधि का पालन करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को विधि का पालन करना चाहिए। चाहेंगे तभी तो करेंगे ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, समान व्यक्तियों के लिए, समान व्यक्तियों के लिए समान विधि होती है। समान व्यक्तियों के लिए समान विधि होती है। समान का मतलब यहां गुड्स नहीं है, समान का मतलब यहां क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल। समाज में समान क्या है, समान कौन है, इक्वल कौन है, जनरल क्या है, एक समान है, समाज के एक धरातल पर क्या है, विद्यमान है। तो जनरल का एक वर्ग एक समान है। ओबीसी क्या है, एक वर्ग विशेष में है, वो समाज के एक धरातल पे उस वर्ग में जितने भी सदस्य हैं ओबीसी में क्या है, एक समान है। एससी एसटी के वर्ग में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो क्या है, एक समान है। महिलाएं हैं अपने वर्ग में क्या है, एक समान है। तो वो उनके साथ भेदभावपूर्ण अपने वर्ग में नहीं किया जा सकता है। हैंडीकैप्ड क्या है, हैंडीकैप्ड भी अपने वर्ग में क्या है, एक समान है। तो जो व्यक्ति समाज में एक समान है, यहां मतलब है कि समान व्यक्तियों के लिए, अगर महिलाओं के लिए सरकार कोई विधि बना रही है तो वहां पे भेदभावपूर्ण विधि नहीं बना सकती है। तो विधि के शासन से और विधि के समक्ष समता से क्या तात्पर्य है, तीन बातें हैं, ध्यान रखिए और जीवन भर याद रखिएगा। सिविल का इंटरव्यू देंगे ये सब चीजें पूछी जाएंगी, वहां पे पीसीएस का इंटरव्यू देंगे ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक चीज हैं, ठीक है। तो क्या है, विधि के शासन से क्या तात्पर्य है, सभी व्यक्तियों को विधि का पालन करना चाहिए। विधि सर्वोपरि है, विधि से बड़ा कोई नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग क्या है, विधि के नीचे हैं। और समान, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, समान व्यक्तियों के लिए समान विधि होती है। जो लोग समाज में इक्वल है, एक समान है, उनके लिए राज्य विधि बनाने में, कोई भी विधिक सुविधा देने में भेदभाव नहीं कर सकता है। ओके, तो क्या कहता है अनुच्छेद 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता। क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में, सिविल देंगे, आरओ देंगे, वहां भी पूछ सकता है आपसे, विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के किस सूक्ति से लिया गया है, विधि के शासन से, रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ किसने प्रतिपादित किया है, डायसी ने प्रतिपादित किया। इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं, चाहे आपके आरओ के एग्जाम हो, चाहे सिविल हो, चाहे पीसीएस हो। अब ऐसे क्वेश्चन उभर के आते हैं, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में आर्टिकल 14 है, ठीक है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, और नेक्स्ट क्या है, विधियों के समान संरक्षण। विधियों का समान ये संरक्षण जो शब्द अनुच्छेद 14 में प्रयोग किया गया है, ये कहां से लिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन है, खोल के देखिए, सिविल का आंसर पूछा गया है, कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण, और विधियों के समान संरक्षण से क्या तात्पर्य होता है, विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य होता है
कि समान व्यक्तियों के लिए, समान व्यक्तियों के लिए समान विधि होती है, न कि असमानों के लिए, न कि असमानों के लिए। असमानों के लिए मतलब अनइक्वल के लिए। असमान से यहां क्या मतलब है? अनइक्वल। और अनइक्वल कौन है? असमान कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि समान कौन है और असमान कौन है। बताइए कौन है? अब जनरल के जो सारे सदस्य हैं अपने वर्ग में क्या है? इक्वल है, समान है। और ओबीसी के जितने सारे सदस्य हैं अपने वर्ग में क्या है? इक्वल है। लेकिन एक जनरल, ये जनरल हो गया, ये सारे जनरल हो गए, ये ओबीसी हो गए, ठीक है। तो इनके लिए तो इक्वल विधि होगी, इनके लिए भी इक्वल विधि होगी। राज विधि बनाने में इनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, इनके साथ नहीं करेगा। लेकिन अब इसके लिए और इसके लिए क्या होगी? एक विधि नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ओबीसी वर्ग क्या है? प्रारंभिक स्तर से ही कमजोर है और उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया? आरक्षण प्रदान कर दिया। महिलाएं क्या है? साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से पुरुषों से क्या होती हैं? कमजोर होती हैं। उनके फेफड़े का वजन हो, हर चीज उनका क्या है? साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है। उनमें ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो उनको भावनात्मक रूप से पुरुषों से क्या बनाते हैं? कमजोर बनाते हैं। वही जो हार्मोन्स होता है लड़कों में ज्यादा हो जाता है तो लड़के क्या करते हैं? लड़कियों की तरह बिहेवियर, इमोशनल होकर लड़कियों वाला बिहेवियर उनमें आ जाता है। तो पुरुष अपने वर्ग में क्या है? एक समान है। महिला अपने वर्ग में क्या है? एक समान है। हैंडीकैप्ड क्या है? अपने वर्ग में एक समान है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि विधियों के समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो क्या लिखेंगे? आपके साथ में निशान लगाएंगे कि समान व्यक्तियों के लिए समान विधि होती है, न कि असमानों के लिए। अब इसके लिए एक विधि होगी, इसके लिए एक विधि होती है, लेकिन इसके लिए एक विधि नहीं हो सकती है। और ये विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये आपका रिवाइज्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व खोलिएगा सिविल का, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रीएम्बल पढ़ रहे थे, प्रस्तावना पढ़ रहे थे। और प्रस्तावना में मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या लक्ष्य था। हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था भारत की जनता को सामाजिक न्याय प्राप्त हो। और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का मूलाधिकार जोड़ दिया कि किसी भी व्यक्ति के इक्वलिटी के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कैसे? विधि के संबंध में मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया। फिर आर्टिकल 15 जब आपको हम पढ़ाएंगे, जब टॉपिक में बताएंगे, तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा इट मींस की असमानता का प्रयोग नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता। नौकरी देने में आप सभी को क्या होगा? लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में अवसर आप सभी को मिलता है। फॉर्म भरने का अवसर क्या होता है? आप सभी को मिलता है। फिर अनुच्छेद 17 हम आपको बताएंगे डिटेल में, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत केवल जाति से उपजी छुआछूत की भावना की बात करती है। किससे? जाति से उपजी। छुआछूत भी कई प्रकार का होता है। रोग से उपजा छुआछूत, हैजा हो गया, आप कहेंगे प्लेग हो गया, एड्स हो गया, अरे मत छुओ, क्या है? संक्रामक रोग है। लेकिन अनुच्छेद 17 इसकी बात नहीं करती है। अनुच्छेद 17 केवल जाति से उपजी छुआछूत के प्रतिषेध की बात करती है, ठीक है। तो ऐसा आप समाज में अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार ना करें। अब हॉस्टल में आप रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार तुम हरिजन हो, बाथरूम में जाना तो मेरा बाल्टी मत छूना, कॉमन बाथरूम है, अगर छुओगे तो तुमको 500 रुपये देना पड़ेगा। ये सही की घटना है। हम ताराचंद हॉस्टल में रहते थे तो एक हरिजन बेचारा था, उसको सीनियर सब पनिशमेंट लगा दिए थे कि जाना, कॉमन लैट्रिन बाथरूम होता है, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, तुम लोग को 2002-3 की बात बता रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आप बिहेव करते हैं तो आप क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति के इस फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसके लिए राज्य ने क्या बनाया है? कानून बनाया है।
अस्पृश्यता निवारण 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत आप अगर किसी से अस्पृश्यता पूर्ण व्यवहार करते हैं तो आपको वर्तमान में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा मिल सकती है। पहले था 6 माह का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना, इन दोनों। बाद में सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 पारित करके इस कारावास को कितना बना दिया गया, 2 वर्ष बना दिया गया। अगर आप कहेंगे कि तुम निम्न जात के हो, मेरे बगल में ना बैठो, अगर जाके FIR कर दिया, मुकदमा चल गया, अप्रूव्ड हो गया, तो कितना सजा मिल सकता है, 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा आपको मिल सकती है। SC/ST एक्ट में तो अलग चीज हो गया, हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं। SC/ST एक्ट ही अलग। अब जो सुना होगा अगल बगल का, जाके गवाही होगी कोर्ट में, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो उतना कौन करने जाता है, कोई जाता नहीं है, सोचता है अपना काम कौन खराब करे इन लोग के चक्कर में। सब आदमी क्या करता है, शांत हो जाता है। पैसे भी लगते हैं, समय भी जाता है, और करने वाले करते हैं, लड़ाकू स्वभाव के जो होते हैं वो करते भी हैं कि चलो अब इनको बता ही देंगे, मेरा एक एम है इनको बताना, तो अपना नुकसान करके, अपना डिस्ट्रक्शन करके क्या करते हैं, वही करते हैं। तो सामाजिक न्याय को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 23-24 क्या हो गया, शोषण के विरुद्ध मूलाधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या है, राज्य मानव दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात् श्रम का क्या करता है, प्रतिषेध करता है। मानव दुर्व्यापार मतलब जैसे वस्तुओं का व्यापार होता है, वैसे भारत और मुस्लिम कंट्री में क्या होता है, महिलाओं एवं बच्चों का भी खरीद फरोख्त होता है। तो राज्य मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम एवं बेगारी, बेगारी का मतलब होता है कि आप किसी से काम भी कराइए और उसको पैसा भी मत दीजिए, इसका प्रतिषेध करता है। तो अगर कोई व्यक्ति मानव दुर्व्यापार कर रहा है, बेगारी कर रहा है, बलात्श्रम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, किसी न किसी व्यक्ति के राइट टू इक्वलिटी का क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए, सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 से 18 तक में समानता का मूलाधिकार, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध मूलाधिकार जोड़ दिया। ये बातें आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले ही दिन, कल ही भी हमने आपको बताया था, आज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियों को, वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां, उनको क्यों जोड़ा, क्यों लिखा, इन्हीं उद्देश्यों से लिखा कि भारत में क्या हो सके, भारत की जनता को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके, आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, अर्थ की पहुंच समाज के गरीब, शोषित, वंचित एवं मध्यम वर्ग के लोगों तक भी हो सके। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या जोड़ दिया, कल मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 39B जोड़ दिया नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 39C जोड़ दिया। अनुच्छेद 39B क्या कहता है, देश अपनी भौतिक संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करेगा जो कि सामूहिक वर्ग के हितों का सर्वोत्तम मार्ग हो। सामूहिक वर्ग मतलब क्या, गरीब, शोषित, वंचित, मध्यम वर्ग के लोगों का भी क्या हो सके, कल्याण हो सके। अनुच्छेद 39B कहता है कि राज्य अपनी भौतिक संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करेगा। भौतिक संपत्ति एज एग्जाम्पल देख लीजिए, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपको 2 रुपये 3 रुपये किलो पे गेहूं चावल अवेलेबल करा रहा है। आजकल रिफाइन से लेके सरसों तेल और विभिन्न सामग्रियां सरकार दे रहा है। तो क्यों दे रहा है, क्योंकि समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों, तो और सरकार पैसा भी दे रही है। अब 2000 रुपये इन लोगों को महीने मिलने जा रहे हैं, किसानों को कुछ पैसा आता है हर महीने। तो क्यों सरकार कर रहा है ऐसा, कुछ समाज के गरीब, शोषित, वंचित किसान हैं, इस तरीके के लोग हैं, उनको क्या हो सके, उनके पास भी अर्थ पहुंच सके, उनके साथ आर्थिक रूप से अन्याय न हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एक लाइन में आपके प्री में क्वेश्चन आएगा आरओ में कि राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है, तो आपके शासन पे निशान लगाएंगे, देश की राजनीति में समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। समाज के सभी वर्ग के लोग, पहले जब निर्वाचन होता था, चुनाव होता था, तो सभी वर्ग के लोग भाग नहीं लेते थे, संपन्न वर्ग के लोग, जमींदार वर्ग के लोग ही भाग लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जोड़ के सरकार ने पंचायत जोड़ दिया। पंचायत पढ़िए आप, सीटों का आवंटन है, SC ST जनरल महिला सबके लिए क्या है, एक रोटेशन में सीटों का आवंटन है।
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 जोड़ दिया। नगर पालिका का चुनाव होगा, उसमें भी इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जब आपको हम पंचायत नगर पालिका पढ़ाएंगे तो सब डिटेल में वहां पे बताएंगे। विधानसभा में भी SC ST OBC सबकी महिलाओं की सीटें क्या है, रिजर्व है, सीटें फिक्स हैं, चाहे संसद का चुनाव हो। तो राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार का प्रावधान जोड़ा है। तो हम लोग चूंकि क्या पढ़ रहे थे, प्रीएम्बल पढ़ रहे थे। प्रीएम्बल में मैंने आपको बताया कि संविधान निर्माताओं का 3 प्रकार का न्याय प्राप्त कराने का लक्ष्य है। क्या बेटा? कुछ भी, कोई भी विधि, चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ही समझिए। किसी भी विधि के लिए, चाहे IPC हो, अब IPC में भी अगर कोई धारा बनाई जा रही है तो वो वहां भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कोई भी लॉ हो, एनी लॉ, किसी के लिए भी। अब चूंकि आप संविधान के विद्यार्थी हैं, या संविधान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ संविधान के परिप्रेक्ष्य में समझिए। लेकिन ऐसा लिखने का मतलब ये नहीं कि केवल संविधान, कोई भी विधि हो, किसी भी मंत्रालय के द्वारा, किसी भी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के द्वारा अगर विधि बनाई जा रही है, सभी के लिए क्या है, यह प्रयोज्य है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का की स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था। कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता? जल्दी बताइए पांचों। हाँ, वेरी गुड। हमारे संविधान निर्माताओं का कितने प्रकार का फ्रीडम प्राप्त करने का लक्ष्य था? 5। कौन कौन से प्रकार का? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। यही प्री का क्वेश्चन पूछेगा आपके RO में। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का लक्ष्य इंगित किया था? 5 प्रकार का। वी हैव फ्रीडम ऑफ 5 टाइप्स। ओके, 5 प्रकार का लक्ष्य। कौन कौन से प्रकार का? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य इंगित किया था। और मैंने आपको कल बताया था कि विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? 19 से ही नहीं, 19 से ही नहीं। 4 ऑप्शनल देगा कि विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19, दूसरा देगा 19(1), तीसरा देगा 19(1)(a), नन ऑफ एबव। यही आपका प्री का क्वेश्चन है। किस पे निशान लगाएंगे? इस पे लगाएंगे 19(1)(a). आर्टिकल 19(1) में हमें भारतीय संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या तात्पर्य? कल मैंने आपको बताया था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। हमने आपको बताया था, ध्यान से एक एक शब्दों को सुनिए और बताना भी सीखिए, ठीक है। प्री का पहले एग्जाम देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री की बस तैयारी कीजिए, आप बोलना भी सीखिए। अगर आपसे पूछ दिया गया कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, शब्द क्या है? नागरिक। इट मीन्स कि अगर प्री में आपके क्वेश्चन पूछे कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, नागरिकों को, अनागरिकों को, दोनों को, न नापेपब, तो किस पे निशान लगाएंगे? केवल नागरिकों को। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वैसा नहीं कोई विदेशी आएगा और भारत में मंच बनाकर खड़ा होकर भाषण देने लगेगा, उसका यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये हमारा आपका केवल भारतीय नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है,
ध्यान से सुनिए, अभी हम किसी से पूछ भी सकते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी मनोभावनाओं एवं विचारों को किसी भी माध्यम से, चाहे लिखित, मौखिक, उत्कीर्णित, मुद्रांकित, किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त करने का एवं उसको प्रचारित करने का भी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। आपके मन में जो भी बातें हैं, मनोभावनाएं एवं विचार है, आप उसको किसी भी माध्यम से, चाहे लिखकर, चाहे बोलकर, चाहे उत्कीर्ण करके, अगर आपको रबड़ लकड़ी पे लिखना है तो आप क्या करेंगे, खन के उत्कीर्ण करके लिखेंगे, ठीक है। प्रेस के माध्यम से पेपर में छपवाना है, मैगजीन में छपवाना है, तो आप क्या करेंगे, मुद्रांकित करके आप उसको, प्रेस वाले क्या करेंगे, ठीक है। कार्टून, बैनर, सोशल मीडिया में आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब आ गया। तो आपको क्या है, अपनी मनोभावनाओं एवं विचारों को किसी भी माध्यम से न केवल अभिव्यक्त करने का, बल्कि उसको पूरे वर्ल्ड में प्रसारित करने का भी क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। कोई व्यक्ति यदि आपको रोकता है कि आप इस फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप अपने विचारों का अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रोकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में रिट दाखिल कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन एक बात जानिए, ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, ये भी आपका एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। आपको बोलने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अगर स्वतंत्रता दे दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी आप कुछ भी बोलें। ये जो अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है, इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में प्रावधानित 8 आधारों पे रोक एवं निर्बंधन लगाया गया है। अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हैं वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करके, जिससे कि आवागमन का मार्ग बाधित होता है, आप करेली एरिया में जाके अगर मंच पे खड़ा होकर भाषण देते हैं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार कराने के लिए कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, कौन से बाबा जी आजकल इकट्ठे आए हैं, हाँ, बागेश्वर धाम बाबा जी के चेले अनुसरण में, तो जो ही आप मंच में जाएंगे पुलिस वाले क्या करेगी, लोक व्यवस्था के आधार पे, लोक व्यवस्था के आधार पे पुलिस वाले आपकी स्वतंत्रता को छीन लेगी। आप वहां नहीं चिल्ला सकते हैं कि हमारा तो ये क्या है, राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट्स है। तो 8 आधारों पे सरकार रोक एवं निर्बंधन लगा सकती है। कौन कौन से 8 आधार हैं, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था समझ गए ना, लोक मतलब सामाजिक व्यवस्था, लोक मतलब जनता से मतलब है, ठीक है। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ रट जाइए ये सब चीजें, मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर। अमेरिका हमारा क्या है, मित्र राष्ट्र है, अमेरिका हमारा सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान हमारा क्या है, शत्रु राष्ट्र है। एक मित्र राष्ट्र होता है और एक शत्रु राष्ट्र होता है। अब अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारा सहयोग कर रहा है, और हम वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में भारत के ही मैगजीन में, भारत के ही पेपर में अमेरिका के विरुद्ध या अमेरिका के पेपर में हमें नाराई हैं, तो क्या कर रहे हैं, वहां उसके विरुद्ध हम कोई बात वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध, वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करके लिख रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, पुलिस वाले आपकी स्वतंत्रता को छीन लेगी, उस पेपर को, इस मैगजीन को क्या करेगी, जब्त कर लेगी। अब वहां पे आप चिल्ला नहीं सकते हैं कि हमारा तो ये फंडामेंटल राइट्स है। तो लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर। तीसरा, अश्लीलता अर्थात सदाचार के आधार पे, ठीक है। आप वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में अश्लील बातों को नहीं बोल सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। फिर है आपराधिक उद्दीपन के आधार पे। उद्दीपन का मतलब उद्दीप्त करना। आप समाज में अपराध को बढ़ावा देने वाला बात उद्दीप्त नहीं कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, दुष्प्रेरित नहीं कर सकते हैं।
अब हम सभा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं कि चलो भारत में क्या किया जाए, एक खालिस्तान बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए, अलगाववादी संगठनों को, वामपंथी संगठनों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम अपराध को क्या कर रहे हैं, उद्दीप्त कर रहे हैं। तो अपराध को उद्दीप्त करने वाली बातों को भी आप वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नहीं कर सकते हैं। आपराधिक उद्दीपन के आधार पे, मानहानि के आधार पे। मानहानि क्या होता है? मानहानि एक क्राइम होता है, डिफेमेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जानिए, इन सब चीजों को जानना चाहिए आपको। मानहानि का मतलब होता है कि अगर हम में, आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात बोलता है जो बात समाज के सभ्य लोगों की नजर में उस व्यक्ति को नीचा बनाता है, तो आप कौन सा अपराध कर रहे हैं? मानहानि कर रहे हैं, डिफेमेशन कर रहे हैं। मान लो ये डॉक्टर साहब की यहाँ क्लिनिक चल रही है और हम प्रसारित कर रहे हैं वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करके कि डॉक्टर साहब 10 ऑपरेशन करते हैं, 10 ऑपरेशन में से 7 मरीजों की जान चली जाती, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम कौन सा क्राइम कर रहे हैं? मानहानि कर रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब चाहें तो हमारे ऊपर आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत एफआईआर कर सकते हैं और हमें पनिशमेंट मिल सकता है। कितने साल का? 2 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने की सजा हमें मिल सकती है। ये जो मानहानि का क्राइम होता है, ये सिविल क्राइम भी होता है और फौजदारी भी होता है। फौजदारी के अंतर्गत तो आप एफआईआर करेंगे, 2 साल की सजा मिलेगी, और सिविल क्राइम के अंतर्गत आप क्षतिपूर्ति के लिए भी डॉक्टर साहब दावा कर सकते हैं। सजा मिलती है डिफेमेशन में। वो सामान्य बात है ना, व्यवहारिक बातें हैं। अगर जिसका अपमान हुआ है वो जाके एफआईआर कर दे आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत, 500 के अंतर्गत, और मुकदमा चल गया, प्रूव्ड हो गया कि आपने मानहानि किया है, तो आपको 2 वर्ष की सजा मिल जाएगी। ये क्राइम होता है। समझौता किया जा सकता है बाद में अगर समझौता कर ले वो बात अलग है। अब मान लीजिए भाई पार्टी आके बार बार कह रही है कि ठीक है इनको माफ कर दिया जाए, तो ये समनीय अपराध होता है। कहने का मतलब ये इसमें समझौता हो जाता है, लेकिन मुकदमा चल सकता है। सिविल सूट के अंतर्गत आप क्षतिपूर्ति दाखिल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब क्षतिपूर्ति हमारे विरुद्ध दाखिल कर दे कि इनके प्रचार प्रसार से हमारा महीना इतने लाख रुपए का बिजनेस क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है, मेरे पेशेंट नहीं आया है, तो कोर्ट में अगर प्रूव कर दे तो हमको उतना क्या करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो हमने आपको बताया कि लोक व्यवस्था विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, अश्लीलता, आपराधिक उद्दीपन, मानहानि के आधार पर। ठीक है, फिर हो गया आपका न्यायालय अवमान के आधार पे। न्यायालय अवमान, न्यायालय अवमान का मतलब होता है कि आप वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में न्यायालय में चलने वाले कार्यवाहियों के अंतर्गत न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते। कोर्ट में कार्यवाही चल रही है, आप खड़े होकर कह रहे हैं कि जज साहब, वकील साहब क्या है, बेईमान है, चोर है, अर्थात न्यायालय का आप किसी भी रूप में क्या कर रहे हैं, अगर अपमान कर रहे हैं, अवमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत क्या किया गया, इस पे रोक एवं निर्बंधन लगाया गया। तो कितना हो गया, लोक व्यवस्था विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पे, अश्लीलता अर्थात सदाचार, आपराधिक उद्दीपन, मानहानि, न्यायालय अवमान। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई छूट रहा है, तो 8 आधार हैं। ठीक है, 8 आधारों पे राज्य क्या कर सकता है, आपकी स्वतंत्रता को छीन सकता है। आपका ये आरओ का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन यहां से आएगा, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है, 19(1)(a) में। वाक एवं दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्रदत्त किया गया है, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर रोक एवं निर्बंधन लगाया गया, 19(2) के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके आरओ का, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से कितने आधारों पर रोक एवं निर्बंधन लगाया गया, 6 4 3 8, किसमें निशान लगाएंगे, 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपके प्री में, इन 8 आधारों में से किसी एक आधार को दे देगा, 3 कुछ और लिख देगा, आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा आधार है। तो इसको रट जाइए, पहला क्या है, लोक व्यवस्था, दूसरा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पे,
अश्लीलता अर्थात सदाचार के आधार पे, आपराधिक उद्दीपन के आधार पे, मानहानि के आधार पे और न्यायालय अवमान के आधार पर। ठीक है, तो इन 8 आधारों पे राज्य क्या कर सकता है, रोक एवं निर्बंधन लगाया जा सकता है। इतनी लंबी कहानी मैंने आपको इसलिए कही कि यहाँ से आपके प्री का क्वेश्चन आएगा। आपका डेट घोषित हुआ है, अनाउंस्ड हुआ है, नहीं हुआ है ना। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक प्रकरण था बेरुबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का प्रकरण। उसमें क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान रूपी ताले की क्या है, कुंजी है। अगर संविधान को आप पढ़ते हैं और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में दिए गए शब्द का अर्थ आपका क्लियर नहीं हो रहा, आप उसका अर्थान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको प्रीएम्बल की भाषा से उसका क्या करेंगे, अर्थान्वयन करेंगे, उन लक्ष्यों को देखते हुए उसका अर्थ क्लियर करेंगे। तो हमारे संविधान निर्माताओं का क्या लक्ष्य था, कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करना, 8 प्रकार, अरे 5 प्रकार की, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए 19 से 1 जोड़ दिया, और विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 25 जोड़ दिया। आर्टिकल 25 क्या कहता है, कौन बताएगा आर्टिकल 25 क्या कहता है? कल से आज तक में 3 बार बता चुके होंगे कम से कम। हाँ, हमारा आपका क्या फंडामेंटल राइट्स है कि हमें कभी भी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो आप किसी भी धर्म को कब मानेंगे, जब उस धर्म में आपका विश्वास होगा। तो विश्वास, धर्म, उपासना, किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, आचरण करने, आचरण करने का मतलब क्या, उपासना, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। तो इन स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 25 को जोड़ दिया। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, और कितने प्रकार की समता प्राप्त करने का लक्ष्य इंगित किया था, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा की समता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 21 जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार। प्राण का मतलब क्या होता है, आत्मा का होता है, और आत्मा का मतलब क्या होता है, जीवन जीने का अधिकार। लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, हमें जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन पशुवत जीवन जीने का अधिकार नहीं है। मानव गरिमा, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा से जीवन यापन करने का मेरा ये फंडामेंटल राइट्स है। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रतिष्ठा को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारे डिग्निटी को, गरिमा को चोट पहुंचाता है, तो हम उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय में 32 के अंतर्गत याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो प्रतिष्ठा की समता को प्राप्त करने के लिए 21 जोड़ दिया। ठीक है, अवसर के लिए, अवसर की समता के लिए अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद एक एज ए एग्जाम्पल, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में, सरकारी नियोजन में अवसर की समता। जब फॉर्म निकलेगा सरकारी सर्विस का, तो आपको क्या किया जाएगा, सबको अवसर दिया जाएगा। भेदभावपूर्ण व्यवहार कभी भी नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अवसर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी प्रकार का अवसर अगर सरकार दे रही है, तो भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो एज ए एग्जाम्पल मैंने बताया कि प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 21 जोड़ दिया गया, 16 जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर हमारे संविधान निर्माताओं का प्रस्तावना में क्या उद्देश्य था, ऐसी बंधुता, ऐसी फ्रेटर्निटी को एस्टेब्लिश किया जा सके जो किसी भी व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को प्रभावित ना करे। गरिमा अर्थात डिग्निटी, अभी मैंने बताया क्या है, आत्मसम्मान के लिए 21 जोड़ दिया गया। ठीक है, और बंधुता, कैसी बंधुता, जो देश की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जब आपको हम भाग 1 पढ़ाएंगे तो अनुच्छेद 1.1 में बताएंगे कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, एक संघ है। जो भी इस संघ में एक बार शामिल हो जाता है, इसमें से अलग नहीं हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं, एकता एवं अखंडता। हम आप भारत को खंडित नहीं कर सकते हैं, इसी क्वालिटी को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कहते हैं। तो हम बंधुता की भावना से समाज में रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन किस उद्देश्य से रहेंगे, हम इस उद्देश्य से नहीं रहेंगे, हम फ्रेटर्निटी को, भाईचारा को,
देश में, समाज में जहां आप रह रहे हैं उसको बढ़ावा देंगे, लेकिन इस उद्देश्य से बढ़ावा नहीं देंगे कि चलो हम किसी की प्रतिष्ठा पे चोट पहुंचाए, किसी की गरिमा पे चोट पहुंचाए, देश की एकता एवं अखंडता को खंडित करें। अब हम अगर इस वजह से इकट्ठा हो रहे हैं, भाईचारे की भावना को, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दे रहे हैं कि चलो हम भारत में एक पाकिस्तान बना ले, नया एक बांग्लादेश बना ले, अलगाववादी संगठनों को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर सरकार क्या करेगी, आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। तो हमने प्रीएम्बल में क्या बताया, फिर से नए लोग सुन लीजिए, इन सभी बातों को हमने कल भी बताया था, सिर्फ नए लोगों के लिए आज हमने बताया है। हमारा प्रस्तावना क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके प्री में, पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा एवं प्रारूप किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का सार एवं तत्व, कंटेंट किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आपके प्री में क्या आएगा, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, क्या बताया था हमने कल, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य है, किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अब हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन आएगा क्या आपके आरओ की प्री में, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, आपको किस ऑप्शन पे निशान लगाना है, हमारे देश का कोई राजधर्म नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा आपके प्री में, समाजवाद से क्या तात्पर्य है, आपको किस ऑप्शन पे निशान लगाना है, देश की भौतिक संपत्ति पे ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके। क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। गणराज्य से क्या तात्पर्य है, आपको किस ऑप्शन पे निशान लगाना है, अब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है, राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आएगा, अब आप लगा लेंगे मुझे आशा है, पूछ देगा राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है, आप किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, देश की राजनीति में समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन क्या आएगा आपके प्री में, हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का कितने प्रकार का न्याय भारत की जनता को प्रदान करने का लक्ष्य था, 3। कौन कौन से प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन क्या आएगा, हमारे संविधान निर्माताओं का कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं का कितने प्रकार की समता प्राप्त करने का लक्ष्य था, 2। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त करने का लक्ष्य था। कैसी बंधुता स्थापित करने की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, जो किसी भी व्यक्ति के गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को खंडित न करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, भारतीय संविधान सर्वप्रथम कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू हुए, 15 देगा तो 15 लगाइएगा, 16 देगा तो 16 लगाइएगा, दोनों देगा तो 16 पे लगा दीजिएगा। लोक सेवा आयोग 16 मानता है। कौन कौन से, नागरिकता, अंतरिम संसद और निर्वाचन से संबंधित 15 अनुच्छेद क्या हुए, सर्वप्रथम लागू हुए। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बेसिक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछते हैं कि संविधान सभा का गठन किस मिशन की संस्तुति पर किया गया था, कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में उसकी संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी, जिसमें कितने सदस्य थे, 292, 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है,
292 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 93 देसी रियासतों से थे। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको लिखा कि संविधान किसने लिखा? संविधान सभा के सदस्यों ने लिखा। कल मैंने बताया था ना, संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा बनने वाली विभिन्न समितियों के द्वारा संविधान लिखे जाने का कार्य किया गया। तो संविधान सभा का गठन किस समिति के संस्तुति पर किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति पर किया गया। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 की संस्तुति पर किया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन किस मिशन की संस्तुति पर किया गया? कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 की संस्तुति पर। क्वेश्चन क्या पूछेगा? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या 389, जिसमें 292 ब्रिटिश 11 प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, ठीक है, और 93 देसी रियासतों से थे। संविधान सभा का सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नहीं, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कितने तारीख को? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके प्री में पूछ सकता है कि संविधान सभा का सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मिटा दे इसको, हाँ, उस समय 11 प्रांत थे भारत में। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, तो उनके 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 जो उस समय देसी रियासत थे, जो जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जो देसी रियासत थे उनके प्रतिनिधि थे। ये क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, ठीक है। कितनी थी कुल सदस्य संख्या? 389।